नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है वहां जहां हर 27 साल बाद नर्क जमीन पर उतर आता है। डेरी, एक ऐसा शहर जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन जिसकी नींव में सदियों पुरानी बुराई का खून बह रहा है। हमने इट वेलकम टू डेरी के प्रीमियर में एक भयानक नरसंहार देखा, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आज हम खोदेंगे सीजन 1, एपिसोड 2, द थिंग इन द डार्क की गहराई को। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये 1962 के अमेरिका का आईना है, जहां नस्लवाद का जहर और शीत युद्ध का डर हवा में घुला हुआ है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब लिली हैनलन एक हॉरिफिक नाइटमेयर से अचानक जाग जाती है। उसने अपने सपने में थिएटर में हुए नरसंहार, मासकर को फिर से होते हुए देखा। वही घटना जो पहले एपिसोड में हुई थी। कैपिटोल थिएटर की घटना के तुरंत बाद शहर में एक असहनीय तनाव है। हम देखते हैं कि पुलिस और शहर के अधिकारी भय और शर्मिंदगी में है। डेरी के नेता, जिन्हें सिलेक्टमैन कहा जाता है, पुलिस चीफ क्लिंट बावर्स पर दबाव डालते हैं। उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस एक कहानी चाहिए, एक बलि का बकरा चाहिए, जिस पर दोष डालकर वे फिर से आंखें बंद कर सकें। चीफ बावर्स, जो खुद नस्लवादी मानसिकता रखता है, इस दबाव का इस्तेमाल शहर की सबसे कमजोर कड़ी को तोड़ने के लिए करता है। वो जानता है कि एक अश्वेत प्रोजेक्शनिस्ट हैंक ग्रोगन को फंसाना सबसे आसान है, क्योंकि 1960 के दशक में समाज खुशी खुशी इस झूठ को स्वीकार कर लेगा। हम रॉनी को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां उसके पिता हैंक और दादी के बीच तनाव है। दादी चाहती है कि रॉनी स्कूल जाए, लेकिन हैंक मना करता है। हैंक जानता है कि बाहर की दुनिया नस्लवादी है। अगर उसे हत्यारा घोषित कर दिया गया तो रॉनी को एक हत्यारे की बेटी होने का ताना झेलना पड़ेगा। हैंक अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को शहर से अलग कर रहा है, और यही अलगाव पेनीवाइज को एक और मौका देता है। लेरॉय की पत्नी शार्लेट और बेटा विल डेरी पहुंचते हैं। लेरॉय उन्हें नए घर में देखकर खुश होते हैं, लेकिन हन्नो परिवार एक ऐसे शहर में आया है जहां 1962 का नस्लवाद खुलेआम है। विल की मां और लेरॉय की पत्नी शार्लेट एक तेज, सामाजिक रूप से जागरूक महिला है। वो डेरी के पाखंड को तुरंत भांप लेती है। एक दृश्य में वो पुलिस को एक छोटे लड़के को पीटते हुए देखती है, जबकि आसपास के वयस्क इस पर ध्यान नहीं देते। ये शार्लेट को एहसास कराता है कि डेरी में मानवीय क्रूरता आम बात है। विल हनलो एक शांत, पढ़ने लिखने वाला और वैज्ञानिक रूप से जिज्ञासु बच्चा है। वो अपने पिता के कठोर सैन्य दृष्टिकोण से अलग है। लेरॉय विल को एक टेलीस्कोप देता है, लेकिन विल उसे सितारों को देखने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि लेरॉय उसे पड़ोसियों पर जासूसी करने के लिए कहता है। ये उनके पिता पुत्र के बीच के अंतर को दिखाता है। विल के लिए डेरी में एक अजनबी और अश्वेत बच्चे के रूप में एडजस्ट करना मुश्किल है। उसे अपने नए स्कूल में अच्छा स्वागत नहीं मिलता। विल की मुलाकात उसकी टीचर से होती है। जब टीचर उसे देर से आने के लिए डांटती है, तो विल मजेदार तरीके से समय की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, का हवाला देता है। विल की बुद्धिमानी को लोग सराहना नहीं करते, बल्कि अजीब मानते हैं। रॉनी अपने कमरे में है और बाहर की तनावपूर्ण आवाजों से बचने के लिए बिस्तर की चादरों में छिप जाती है। चादरें उसके ऊपर कसने लगती है। बिस्तर तेजी से धड़कता है, दिल की धड़कन की आवाज। कमरा एक गहरे, रक्तयुक्त गर्भ, ब्लड फिल्ड वूम्ब में बदल जाता है। रॉनी सांस लेने के लिए संघर्ष करती है। वो अचानक बाहर निकलती है, जैसे जन्म ले रही हो, और खुद को खून और चिपचिपी चीजों से लथपथ फर्श पर पाती है। उसे अपनी मृत मां का भूत दिखता है, जो उसे नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड से बांधे हुए है। मां उसे शाप देती है कि तूने मुझे चीर कर मार डाला। आखिरी क्षण में मां का शरीर और उसकी योनि दांतों वाले राक्षस में बदल जाती है, और वह रॉनी को वापस अंदर खींचने की कोशिश करती है। पीली आंखें दिखती है। यह पेनीवाइज है जो रॉनी के एग्जिस्टेंशियल गिल्ट को खा रहा है। रॉनी घबराती नहीं, बल्कि नाल को अपने दांतों से काटकर आजाद होने के लिए लड़ती है। यह दिखाता है कि रॉनी एक मजबूत वॉरियर है,
जो डर से लड़ने को तैयार है। सीन डेरी के स्थानीय बार फैल्कन टैवर्न में खुलता है। वहां 3 अश्वेत एयरमैन जिनमें डिक हैलरन भी शामिल है, ड्रिंक कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। वे तीनों नस्लवाद और पुलिस की जांच के बारे में बात कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें पुलिस और बेस के अधिकारियों ने बार बार पूछताछ के लिए बुलाया है। जब डिक हैलरन के दोस्त उससे पूछते हैं कि वो कहाँ था, तो डिक मजाकिया अंदाज में टालते हुए कहता है कि वो कुछ टॉप सीक्रेट जासूसी का काम कर रहा था, जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकता। हालांकि डिक मजाक कर रहा है, हमें पता है कि वो सच बोल रहा है। जनरल शॉ उसे ऑपरेशन प्रीसेप्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों अधिकारी बार से वापस बेस की ओर जा रहे होते हैं। बेस के गेट पर उन्हें एक गोरा गार्ड रोकता है। गार्ड उन पर शक करता है और उन्हें बेस में वापस जाने देने में आनाकानी करता है। यहां फिर से नस्लवाद और अधिकार का दुरुपयोग दिखता है। जब गार्ड फोन उठाता है और किसी को बताता है कि यहां डिक हैलरन है, तो अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। उसे ऊपर से तुरंत आदेश मिलता है कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए। यह पल साबित करता है कि डिक हैलरन सिर्फ एक आम सैनिक नहीं है। उसकी शाइन की शक्ति के कारण उसे जनरल शॉ द्वारा विशेष सुरक्षा और छूट मिली हुई है। उसकी असाधारण योग्यता उसे नस्लवादी व्यवहार से कुछ हद तक बचाती है, क्योंकि सैन्य मिशन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। रॉनी हैंक पर लगे झूठे आरोपों से इतनी हताश है कि वो थिएटर में बची दूसरी लड़की लिली पर भड़क जाती है। रॉनी को लगता है कि लिली अगर पुलिस को सच्चाई बता दे कि उसने राक्षस देखा था, हैंक नहीं, तो उसके पिता बच जाएंगे। लेकिन लिली डरती है, क्योंकि सच बोलने का मतलब है उसे वापस मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा। ये दोस्ती में आया विश्वासघात, बिट्रेल, दिखाता है कि इंसानी डर कैसे सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देता है। हम एक अन्य बच्चे रिच से मिलते हैं, जो विल के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाता है, लेकिन डेरी के बुलीज हर जगह मौजूद है। स्कूल के हॉल में किसी ने धमाका करने वाला स्टिक बम फेंका। विल उस घटना के बीच में आ जाता है और गलती से एक टीचर से टकरा जाता है, जिससे उसे डिटेंशन मिलता है। डिटेंशन रूम ही वो जगह है जहां इस एपिसोड में 2 मुख्य पात्र मिलते हैं। विल की मुलाकात रॉनी ग्रोगन से होती है। रॉनी अपने पिता पर लगे झूठे आरोपों से परेशान है। जब वो विल को डिटेंशन में भी किताब पढ़ते हुए देखती है, तो उस पर गुस्सा करती है। पुलिस चीफ बावर्स लिली से पूछताछ करता है। लिली अभी भी थिएटर की घटना से सदमे में है। बावर्स यहां अपनी असली नीयत दिखाता है। वो लिली को सहलाता है, लेकिन साथ ही उसे धमकी भी देता है। वो जानता है कि लिली ने शुरुआत में राक्षस की बात की थी, जिसे कोई नहीं मानेगा। बावर्स लिली को बहकाकर हैंक ग्रोगन को फंसाने की कोशिश करता है और बदले में उसे जुनिपर हिल असाइलम मानसिक अस्पताल न भेजने का लालच देता है। लिली जानती है कि हैंक निर्दोष है, लेकिन खुद को असाइलम जाने से बचाने के लिए वो सच बताने से डरती है। उसके बाद पुलिस रॉनी के पिता को पकड़ कर ले जाती है। फिर रॉनी गुस्से में लिली के घर जाती है और उसे कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेरॉय हन्लो को पता चल जाता है कि उस पर हमला करने वाला स्टाफ सार्जेंट मास्टर्स एक नस्लवादी जरूर था, लेकिन वो सोवियत जासूस नहीं था। लेरॉय जनरल शॉ से इस बारे में बात करते हैं और मास्टर्स की बेगुनाही साबित करने की कोशिश करते हैं। जनरल शॉ लेरॉय को एक गुप्त सैन्य सुविधा, क्लासिफाइड मिलिट्री फैसिलिटी में ले जाते हैं और एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो अटैक किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि जनरल शॉ ने ही करवाया था। शॉ बताते हैं कि यह हमला लेरॉय को परखने के लिए एक टेस्ट था। वे जानना चाहते थे कि क्या लेरॉय बंदूक की नोक पर भी अपनी निष्ठा और साहस बनाए रख सकते हैं। शॉ बताते हैं कि लेरॉय हन्लो एक यूनिक व्यक्ति है। कोरियाई युद्ध में सिर में लगी चोट के कारण उनके मस्तिष्क का वो हिस्सा अम्यगदला, जो डर को नियंत्रित करता है, क्षतिग्रस्त हो गया है। नतीजतन मेजर हन्लो अब शारीरिक रूप से डर महसूस नहीं कर सकते। जनरल शॉ को सैन्य मिशन के लिए लेरॉय की यही निडरता चाहिए। वे जानते थे कि डेरी में उनकी जरूरत क्यों पड़ेगी
और उन्होंने लेरॉय को इसीलिए चुना था। उसके बाद लिली सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही है। उसे बाजार के लोग अजीब नजर से देखते हैं। एक आवाज कहती है, तुम खतरा हो। पेनीवाइज उसे भीड़ वाली जगह पर हमला कर रहा है ताकि वो पागल लगे। अचानक शेल्फ पर रखे अचार के जार हिलने लगते हैं। जार गिरते हैं और टूटे हुए जार से मांस के टुकड़े निकलकर एक अजीब विकृत स्क्विड जैसे राक्षस में बदल जाते हैं। ये राक्षस उसके पिता का विकृत चेहरा दिखाता है। ये लिली के पिता की फैक्ट्री दुर्घटना की भयानक अफवाहों का रूप है कि उनका शरीर मशीन में कटकर अचार के जार में चला गया था। लिली इस दृश्य से इतना डर जाती है कि वो सार्वजनिक रूप से चिल्लाने लगती है, जिससे पुलिस को उसे वापस जुनिपर हिल भेजने का बहाना मिल जाता है। शॉ बताता है कि वे डेयरी के नीचे एक अज्ञात प्राचीन शक्ति की तलाश कर रहे हैं जो भयानक डर पैदा करती है। उसका मिशन, जिसे ऑपरेशन प्रीसेप्ट कहा जाता है, इस शक्ति को पकड़ना और कोल्ड वॉर में अमेरिका के लिए एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। यहां डिक हैलरन, जो एयरफोर्स में है, आता है। डिक के पास द शाइन नाम की मानसिक शक्ति है, जिसका इस्तेमाल जनरल शॉ उस रहस्यमय चीज का स्थान पता लगाने के लिए कर रहा है। यह स्टीफन किंग के यूनिवर्स में एक बड़ा खुलासा है कि अमेरिकी सेना मानसिक शक्तियों के बारे में जानती है और उनका उपयोग कर रही है। डिक हैलरन अपनी शक्ति का उपयोग करके एक जगह पर खुदाई करने का संकेत देता है। रात के समय खुदाई के दौरान उन्हें जमीन से एक पुरानी गंदी कार मिलती है। कार का दरवाजा खुलते ही अंदर से कई मानव कंकाल बाहर गिरते हैं। ये कंकाल ब्रैडली गैंग के हो सकते हैं, एक कुख्यात डाकुओं का गिरोह जिन्हें 1929 में डेयरी के क्रूर नागरिकों ने सामूहिक रूप से मार डाला था। यह दृश्य साबित करता है कि पेनीवाइज का चक्र बहुत पुराना है और सैन्य ऑपरेशन सीधे डेयरी के सबसे खूनी अतीत की ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, यह था द थिंग इन द डार्क का पूरा विस्तार। इस एपिसोड ने पेनीवाइज के युद्ध को मानवीय डर, नस्लीय नफरत और शीत युद्ध के वैश्विक खतरों के साथ जोड़ दिया है। आपकी राय क्या है? क्या जनरल शॉ का यह हथियार वाला मिशन सफल होगा, या वे अनजाने में पेनीवाइज को और मजबूत बना रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।